नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट कॉलेज केकरी। बच्चों, हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री में, जिसमें आपने लास्ट टॉपिक देखा था यूनिट सेल, स्पेस लैटिसी, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड में डिफरेंस। तो यूनिट सेल में हमने पढ़ा था कि वह यूनिट जिसकी त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति करने पर, बार बार रिपीटेशन करने पर, उसको दोहराने पर क्रिस्टल की जो बाह्य संरचना प्राप्त होती है उसे कहते हैं यूनिट सेल। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक कमरा है, कमरे के निर्माण में बेसिक यूनिट होती है आपकी ईंट। तो उस ईंट का जब हम बार बार रिपीटेशन करते हैं तो हमें एक कंप्लीट कमरा मिलता है। तो यह ईंट यूनिट सेल कहलाती है, और जो प्राप्त कमरा है वो आपका कहलाता है स्पेस लैटिसी। हमने स्पेस लैटिसी के 4 प्रकार पढ़े थे। सिंपल लैटिसी, और जब हमने इसमें सिंपल लैटिसी वह है जिसमें अवयवी कण केवल घन के कोणों पर स्थित होते हैं। और जब इस सिंपल लैटिसी में कि एकक कोष्ठिका में हम अवयवी कणों की संख्या निकालते हैं, चूँकि एक घन में 8 कोने होते हैं और हर कोना 8 कमरों का भाग होता है, 8 घन का भाग होता है, इसलिए इसमें अवयवी कणों की संख्या होती है 8 × 1/8 बराबर 1। उसी तरह दूसरी लैटिसी हमने पढ़ी थी बेस सेंटर्ड लैटिसी, जिसमें अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों पर तो उपस्थित होते ही हैं, साथ ही कोई 2 समांतर फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। तो यहाँ जब हमने एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात की थी तो हमें प्राप्त हुई थी 8 × 1/8, जो कि कोनों का बता रहा है, प्लस 2 × 1/2, क्योंकि हर फलक 2 में डिवाइड होती है, 2 कमरों में कॉमन होती है, तो इसलिए एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या हमें प्राप्त हुई थी 2। फिर तीसरा लैटिसी का प्रकार हमने पढ़ा था बॉडी सेंटर्ड लैटिसी, जिसमें अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों के साथ साथ एकक कोष्ठिका के केंद्र पर भी उपस्थित होता है। अर्थात कण घन के कोनों पर उपस्थित होंगे और एक कण घन के केंद्र पर उपस्थित होता है। तो जब हम इसकी एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या निकालते हैं तो वो हमें प्राप्त हुई थी 8 × 1/8 प्लस 1, क्योंकि घन के केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण केवल उस घन का ही भाग होता है और किसी जगह उसका शेयरिंग नहीं होता और किसी जगह वह कॉमन नहीं होता। इसलिए एकक कोष्ठिका में हमारे अवयवी कणों की संख्या आई थी टोटल 2। लास्ट टाइप था आपका फलक केंद्रीय जालक, जिसमें अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो। तो जब हम एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या निकाली थी तो आई थी 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2, क्योंकि घन में टोटल फलक होते हैं 6 और हर फलक 2 कमरों में कॉमन होता है, तो इसलिए टोटल अवयवी कणों की संख्या प्राप्त हुई हमें 4। तो ये हुआ सिंपल लैटिसी। अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक है लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी के नियम। तो क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टल विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर, उसकी ज्यामिति और उसके गुणों को पढ़ते हैं। क्रिस्टलोग्राफी मेनली 3 नियमों पर बेस्ड है। वो नियम कौन कौन से हैं? तो पहला नियम है द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम। यह नियम कहता है कि जब किसी पदार्थ के विभिन्न क्रिस्टल हमें प्राप्त होते हैं, या कहीं ए पदार्थ एक ही है लेकिन उसके क्रिस्टल अलग अलग हैं, तो उनके संगत फलकों के मध्य जो कोण होता है वो हमेशा समान ही होता है, चाहे उस क्रिस्टल का विकास किसी भी कंडीशन में
हुआ हो। इस नियम को कहते हैं अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम। अंतराफलक कोण वह है जो दो फलकों के बीच में उपस्थित होता है, अर्थात क्रिस्टल के दो फेसेस के बीच में बना कोण अंतराफलक कोण कहलाता है। और क्रिस्टल की ज्योमेट्री शेप इस बात पर डिपेंड करती है कि उसे किस एनवायरनमेंट में बनाया है। जैसे अगर आप सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को न्यूट्रल सॉल्यूशन से बनाते हो, उदासीन माध्यम में बनाते हो, तो आपको इसकी स्ट्रक्चर प्राप्त होती है क्यूबिक। और यदि आप उसको यूरिया की प्रेजेंस में बनाते हो तो उसकी स्ट्रक्चर हमें मिलती है ऑक्टाहेड्रल। तथा गोंद की प्रेजेंस में हमें NaCl की स्ट्रक्चर मिलती है एक पेड़ के समान। चूँकि पदार्थ एक है सोडियम क्लोराइड, लेकिन उसकी शेप अलग अलग है, उसकी ज्योमेट्री अलग अलग है, कोई घनीय है, कोई ऑक्टाहेड्रल है और कोई पेड़ के समान है। लेकिन जब आप इनके हर प्रकार के क्रिस्टल के फलकों के बीच का कोण अगर आप नापोगे तो वह कोण सबके बीच में समान मिलता है। तो यह कहा जाता है आपका अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम। इस नियम को सबसे पहले स्टेनो द्वारा प्रेक्षण किया गया था, इसलिए इसे स्टेनो नियम भी कहते हैं। और इंटरफेशियल एंगल को हम गोनियोमीटर नाम के उपकरण से मेज़र करते हैं। तो अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम ठोसों का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताता है। तो अब नेक्स्ट नियम देखें तो नेक्स्ट लॉ है आपका परिमेय घातांक का नियम, लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। हॉय नामक वैज्ञानिक ने क्रिस्टल के विभिन्न फलकों की स्पेस में स्थिति का अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि एक क्रिस्टल के विभिन्न फलकों द्वारा क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर जो अंतःखंड बनाए जाते हैं वो या तो संख्या में अनंत होते हैं या उनके छोटे परिमेय गुणक होते हैं। इस नियम को कहते हैं परिमेय घातांक का नियम। यह नियम क्रिस्टल में अणुओं की व्यवस्था को बताता है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, यदि कोई फलक ABC क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर अंतःखंड काटता है तो क्रिस्टल का दूसरा फलक उसके पूर्ण गुणक के रूप में अंतःखंड काटेगा। और यदि कोई फलक किसी अक्ष के पैरेलल है, उसके समानांतर है, तो हम कह सकते हैं कि वह फलक उस अक्ष को अनंत पर काटता है। तो ये हुआ आपका परिमेय घातांक का नियम। उसके बाद इसमें हम 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि 7 क्रिस्टल समुदाय कौन कौन से हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्रिस्टल के 32 पॉइंट ग्रुप तथा 14 स्पेस लैटिसी को 7 क्रिस्टल ग्रुप में क्लासिफाइड किया। और यह क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड था? क्रिस्टल के क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की लंबाई और उनके मध्य के कोण अल्फ़ा, बीटा तथा गामा के तुलनात्मक मानों पर। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम क्रिस्टल ले रहे हैं घनीय क्यूबिक। क्यूबिक में अक्षीय लंबाई बराबर होती है, 3 अक्ष होती हैं, तीनों अक्षों की लंबाई सेम होती है, अर्थात A = B = C तथा इंटरफेशियल एंगल का मान भी इक्वल होता है, अर्थात अल्फ़ा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, डायमंड, जिंक सल्फाइड आदि। दूसरा क्रिस्टल ग्रुप है टेट्रागोनल, जिसमें एक्सियल लेंथ 2 की बराबर होती है, तीसरे की इक्वल नहीं होती, अर्थात A = B
नॉट इक्वल टू सी, लेकिन इंटरफेशियल एंगल का मान सब में सेम होगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसके एग्जाम्पल है टाइटेनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, यूरिया। नेक्स्ट है ऑर्थोरोम्बिक, समचतुर्भुज या विषम लंबाक्ष। इसमें एक्सियल लेंथ किसी की भी आपस में सेम नहीं होती, अर्थात ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, तथा इंटरफेशियल एंगल का मान लेकिन समान मिलेगा, अर्थात अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसके एग्जाम्पल हैं बेरियम सल्फेट, लेड कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट आदि। चौथा क्रिस्टल ग्रुप है रोम्बोहेड्रल, जिसे ट्राइगोनल भी कहते हैं, त्रिकोणीय या त्रिसमन्ताक्ष। इसमें एक्सियल लेंथ तीनों की बराबर होती है, अर्थात ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, लेकिन इंटरफेशियल एंगल बराबर तो होता है लेकिन 90 के इक्वल नहीं होता, अर्थात अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और इसके एग्जाम्पल हैं क्वार्ट्ज और कैल्साइट। नेक्स्ट है आपका क्रिस्टल ग्रुप हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में एक्सियल लेंथ में ए इज इक्वल टू बी बट बी इज़ नॉट इक्वल टू सी होता है, तथा इंटरफेशियल एंगल में अल्फ़ा और बीटा का मान 90 डिग्री के इक्वल होता है, लेकिन गामा 120 डिग्री होता है। और इसका वेल नोन एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। इसके अलावा कैडमियम सल्फाइड, सिल्वर आयोडाइड, मर्करी सल्फाइड आदि भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्रिस्टल ग्रुप है आपका मोनोक्लिनिक, एकंताक्ष, जिसमें एक्सियल बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होती, अर्थात ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। और बॉन्ड एंगल, इंटरफेशियल बॉन्ड एंगल होते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और इसके एग्जाम्पल हैं कैल्शियम सल्फेट, बीटा सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर आदि। उसके बाद लास्ट है ट्राइक्लिनिक, जिसमें न तो एक्सियल लेंथ इक्वल होती है न ही इंटरफेशियल एंगल के मान 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, अर्थात ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, तथा अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गामा, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और इसका एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट, 5H2O, बोरिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इस तरह आपने 7 क्रिस्टल ग्रुप के बारे में पढ़ा। इसको याद करने का सबसे सिंपल अगर तरीका देखें तो आपको मैंने जिस सीक्वेंस में यहाँ लिख के दिया है, सबसे पहले क्यूबिक, फिर टेट्रागोनल, फिर ऑर्थोरोम्बिक, देन रोम्बोहेड्रल, देन हेक्सागोनल, देन मोनोक्लिनिक, देन ट्राइक्लिनिक। तो इंग्लिश में याद करके इसके स्टार्टिंग के वर्ड याद कर लेना, CTORHMT। आप अगर इसका कंपैरेटिव स्टडी करो तो शुरू के 3 क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक, इसमें अगर हम एक्सियल लेंथ देखें तो क्यूबिक में तीनों इक्वल हैं, टेट्रागोनल में एक इक्वल नहीं है और ऑर्थोरोम्बिक में तीनों ही इक्वल नहीं हैं। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। और तीनों के लेकिन इंटरफेशियल एंगल बराबर हैं 90 डिग्री। उसके बाद रोम्बोहेड्रल वापस वही स्टार्टिंग से एक्सियल बॉन्ड लेंथ में शुरू होगा कि तीनों बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगी, एक्सियल लेंथ इक्वल होंगी, इंटरफेशियल एंगल बट 90 के इक्वल नहीं होगा, आपस में इक्वल होगा। उसके बाद हेक्सागोनल में वही स्टार्ट जैसा टेट्रागोनल में आपको मिला, दो एक्सियल लेंथ इक्वल होंगी, तीसरी इक्वल नहीं होगी। और अल्फ़ा बीटा 90 के इक्वल होगा बट गामा 120 डिग्री होगा। मोनोक्लिनिक में वही आ गया, एक्सियल लेंथ इक्वल नहीं है तीनों, अल्फ़ा और गामा 90 डिग्री है और बीटा है 90 डिग्री के बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। और ट्राइक्लिनिक में न तो एक्सियल लेंथ सेम होंगी ना ही इंटरफेशियल एंगल। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में एक्सियल लेंथ का अगर हम कंपेयर करें
तो पहले इक्वल, फिर एक इक्वल नहीं है, फिर तीनों इक्वल नहीं है, उसके बाद फिर इक्वल है, फिर इक्वल एक नहीं है, फिर तीनों इक्वल नहीं है, लास्ट में भी तीनों इक्वल नहीं है। इंटरफेशियल एंगल में स्टार्टिंग में तीनों इक्वल, इंटरफेशियल एंगल तीनों इक्वल हैं, उसके बाद फोर्थ नंबर पे आने वाला 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, आपस में इक्वल हैं। हेक्सागोनल में दो इक्वल हैं 90 के, गामा 120 के इक्वल है। फिफ्थ में अल्फ़ा गामा 90 है बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 है। और ट्राई क्लिनिक में इंटरफेशियल एंगल कोई भी इक्वल नहीं है और नहीं 90 डिग्री के बराबर है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।